हेलो विद्यार्थीगण। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे सेल नामक चैप्टर से मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चंस जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास हम लोग। पहला सवाल है, कोशिका की संरचना का आविष्कार किसने किया था। जी, पहला क्वेश्चन है, कोशिका की संरचना का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट हुक, मार्टिन स्लाइडन या थियोडोर स्वान या लुई पास्चर। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट हुक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, कोशिका का सबसे छोटा आकार किसका होता है, यानी कि कोशिका में सबसे छोटा आकार किसका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में है नर्व कोशिका, ऑप्शन सी में है मानव रक्त कोशिका, ऑप्शन डी में है प्लांट कोशिका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन ए यानी बैक्टीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, कोशिका की परत को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की परत को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका की परत जो होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपरी परत जो है ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आप सारी चीज़ों को एनिमेशन की तौर पे आप देख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, उसका फोटो भी लगाया गया है। ठीक है, उसका स्लाइड भी लगाया गया है विद्यार्थीगण। तो क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है, इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि प्लांट कोशिकाओं में पाया जाने वाला रंग द्रव्य क्या है। यानी प्लांट कोशिका यानी पेड़ पौधों में जो रंगीन होते हैं, यानी कि उसका फल लाल होता है, पत्ते हरे होते हैं, या तो और भी जो देख रहे हैं आप जो रंगीन तरह से होते हैं, कोई फल हरा होता है, कोई फल लाल होता है, सब्जियां हरी होती है, ये किसके कारण होती है। ठीक है, तो ये मेनली होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरोफिल, याद रखिएगा। इसीलिए एनिमेशन के थ्रू भी आप लोग को समझाने का प्रयास किया है हमने। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की ढेर सारी वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पर। और एक जरूरी सूचना है विद्यार्थीगण कि अगर खान सर का किसी भी आप क्लास को करना चाहते हैं, किसी भी बैच को करना चाहते हैं, तो हमारे KGS स्टडी फेसबुक आईडी से जुड़ जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे संभव नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो आप फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी सीक्वेंस वे में क्लासेस कराई जा रही है। तो वहाँ पे आप जुड़ करके सारी क्लासेस कर सकते हैं। और उनकी ऑब्जेक्टिव हम इसी तरह स्लाइड बना कर आपको एनिमेशन के थ्रू कराएंगे। कुछ दिन पहले बायोलॉजी की क्लास हुई थी जिसका ऑब्जेक्टिव हमने लेके आया है सेल नामक चैप्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंग कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है विद्यार्थीगण। ठीक है, यानी कि ब्रेन। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं। तो उसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूक्लियस, है ना। देख सकते हैं, सेल न्यूक्लियस को जो ही बोला जाता है कोशिका का ब्रेन यानी मस्तिष्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राइबोसोम की मुख्य भूमिका क्या है। तो राइबोसोम की जो मुख्य भूमिका है विद्यार्थीगण वो है प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण। फिर से बोलिए, राइबोसोम की मुख्य भूमिका क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का मुख्य निर्माण तत्व है ना। कौन सा कोशिका का मुख्य निर्माण तत्व है, यानी कोशिका में जो है मेनली कौन सा तत्व मौजूद होता है। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब यही है कि कोशिका में जो मेन रूप से कौन सा तत्व मौजूद रहता है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा या पानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पानी। कोशिका में मुख्य रूप से पानी ही मौजूद होता है विद्यार्थीगण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो जिस कोशिका में विद्यार्थीगण क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाएगा उसी में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है
पेड़ पौधों में। तो इसका भी सही उत्तर होगा प्लांट कोशिका। प्लांट कोशिका में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं विद्यार्थीगण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अगला सवाल है कागज की परत की तरह दिखने वाली, है ना, कागज की परत की तरह दिखने वाली कोशिका का भाग क्या है? इसका सही उत्तर होगा, जानते हैं क्या? सेल वॉन। सेल वॉन जो है विद्यार्थीगण वो बिल्कुल कागज के एक परत की तरह दिखती है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, वो एकदम कागज की परत की तरह दिखती है। क्या उसका नाम क्या है? सेल वॉन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस अंग में डबल मेम्ब्रेन होती है? किस अंग में डबल मेम्ब्रेन होती है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस अंग में डबल मेम्ब्रेन होती है? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आप माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ देख भी सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लिसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? लिसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका सही उत्तर जो होगा कचरे का निस्तार करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कचरे का निस्तार करना। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कचरे का निस्तार करना। ठीक है, कचरे का निस्तार करना काम किसका है? लाइसोसोम का है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कचरे का निस्तार करना किसका काम है? तो ऑप्शन में अगर आपको लाइसोसोम दिखे तो आप टिक करके आना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा क्रिस्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टा यानी ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो क्रिस्टा ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है विद्यार्थीगण? तो वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, उसका सेंटर जिसे बोलते हैं केंद्रक। आप सेल का जिसे केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक ही सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका का। ठीक ना, तो उसको हिंदी में न्यूक्लियस बोलते हैं। आप न्यूक्लियस ही याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है न्यूक्लियस ही लिखा हुआ आता है। तो आप केंद्रक और न्यूक्लियस दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक को ही अंग्रेजी भाषा में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको ध्यान रहे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कोशिका में एक दीवार की तरह काम करता है, एक पिलर की तरह काम करता है विद्यार्थीगण। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? वो कोशिका में एक पिलर की तरह काम करता है, जो उसे मजबूती प्रदान करता है। ठीक ना, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण। ये प्रोटीन और लिपिड का ही बना होता है, एक पिलर की तरह होता है, जो कि कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। तो 15 नंबर का सही उत्तर होगा सी, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण। प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस अंग में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है? किस अंग में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण जो होता है वह राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि राइबोसोम। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम करता है विद्यार्थीगण। और यहाँ पूछा भी गया है कि किस अंग में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन की बात आ गई है यहाँ, तो प्रोटीन का निर्माण होता है तो वो होगा राइबोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कोशिका में किसके द्वारा विभाजन होता है? कोशिका में किसके द्वारा विभाजन होता है? तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थीगण कि कोशिका में जो विभाजन होता है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, जिसे सेंट्रोओल भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका में जो विभाजन होती है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होती है, जिसे सेंट्रोओल भी कहा जाता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोशिका में सेंट्रोसोम की विभाजन हद से ज़्यादा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है, तो वह कैंसर का रूप ले लेती है। कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है, किस चीज़ का रूप? कैंसर का रूप ले लेती है। सेंट्रोसोम अगर ज़्यादा विभाजन होने लगे सेंट्रोसोम का कोशिका में, तो वह कैंसर का रूप ले लेती है विद्यार्थीगण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिंथेसिस और ऊर्जा उत्पादन से संबंधित अंग क्या है? सिंथेसिस और ऊर्जा उत्पादन से संबंधित अंग क्या है? आप इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा, ऊर्जा उत्पादन। आप इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा विद्यार्थीगण, तो आपको पता चलेगा कि ऊर्जा उत्पादन से संबंधित हमारे शरीर में जो अंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप क्वेश्चन में पॉइंट पकड़िए, ठीक ना। तो लिखा हुआ क्या है, सिंथेसिस और ऊर्जा उत्पादन से संबंधित अंग क्या है। तो ऊर्जा उत्पादन से तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका की बाहरी परत क्या करती है। अब पिछले क्वेश्चन में था कि कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते थे, क्या कहा जाता है, और अब देखिए कोशिका की बाहरी परत क्या करती है। ठीक ना, अब कोशिका की बाहरी परत क्या करती है, ऑप्शन देखिए, कोशिका को संरक्षित रखना, या पोषक तत्वों का अवशोषण करना, या कोशिका का विभाजन करना, या इनमें से सभी कार्य को करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी कार्य को करना। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी कार्य को करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बैक्टीरिया कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में जो कोशिका होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका सिंपल और साधारण ऑप्शन होगा विद्यार्थीगण, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बैक्टीरिया कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आज के लिए विद्यार्थीगण इतना ही। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा है तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।